अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 7 वाले बेटा जिस तैयार हो जाए, मैथ का जो मिड टर्म्स असेसमेंट होने जा रही है उसका जो गेस्ट पेपर है बेटा वो आ चुका हुआ है। तो क्लास 7 मैथ वाले अगर ये कंप्लीट वीडियो समझ लेते हैं तो आपका पेपर 110% कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले एमसीक्यू द फैक्टर ऑफ 105 आर के 105 के आद बतानी है। आद क्या होते हैं कि 105 जो से ना वो जिस जिस नंबर के ऊपर डिवाइड होता है ना वो नंबर आप लोगों ने लिख लेने हैं। तो वो डिवाइड होगा 3 के ऊपर, 5 के ऊपर और 7 के ऊपर। तो वो जो हो गए वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है द सोल्यूशन ऑफ -40 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5। ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -40 प्लस 5 ये क्या आएगा -35। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट है इफ सबा obtain 120 मार्क्स आउट ऑफ 250 देन द परसेंटेज ऑफ obtain मार्क्स विल बी। कि अगर सबा ने 250 में से 120 नंबर हासिल किए हो तो हासिल करदा नंबरों की फीसद आपने बतानी है। तो देखिए सबा ने 250 में से 120 नंबर लिए हैं। जो मार्क्स ने लिए ना वो रखे ऊपर और उसको मल्टीप्लाई करवाए 100% के साथ और डिवाइड रखे टोटल नंबर है 250। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे आएगा 5 5 द 25 5 2 द 10। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए वो आएगा 24, साथ में ज़ीरो और नीचे आ जाएगा 5। फिर करेंगे तो 5 4 द 20 4 यहाँ पे चला जाएगा 40 बन जाएगा। तो 5 8 द 40 तो यहाँ पे क्या आएगा 48%। तो वो ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट आर द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ एक्स एंड थ्राइस ऑफ वाई इज अलजेब्रिकली रिटर्न एज। अगर आपके पास x को क्या किया जाए ट्वाइस किया जाए, यानी कि x क्या हो ट्वाइस हो और y क्या हो थ्राइस, y को 3 गुना किया जाए। इनको क्या करना है हमने सम करना है। तो दरमियान में प्लस का साइन लगा दे। तो ये ऑप्शन नंबर ए बनता है। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आपने यकदर्जी मसावात बतानी है। तो वो क्या होता है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आए। तो वो होगा 3x + 4 = 8। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स की आपने बात करनी है। तो देखिए नेगेटिव चारों नंबर के साथ है, लेकिन इंटीजर की बात तो यह इंटीजर क्या होता है मुकम्मल नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट के बगैर आती आएगा -30। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट निकालना है -7 और -8 का। देखिए जब दो साइन सेम हो जाए ना तो वो क्या होते हैं प्लस होते हैं। और देखिए इनके दरमियान आ गया हुआ है एंड यानी कि मल्टीप्लाई, साथ में लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो 56 हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 1 2 3। आपने प्रॉपर सबसेट निकालना है 1 2 3 का, यानी कि आपने पहले 1 लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 3 आ जाएगा और फिर 1 2 3 ये आ जाएगा। नंबर देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर ये हो गया। और उसके बाद 2 और 3 भी दरमियान में आएगा, 2 और 3 ये 7 नंबर। तो टोटल ये 7 नंबर आपके बन जाएंगे। द सोल्यूशन ऑफ 2x + 4y + 3x + 2y। तो देखिए ऊपर है 2x + 4y + 3x + 2y। 2 और 3 5x 4y + 2y 6y। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। इफ द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगुलर इज 4 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी। आपके पास एक रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ क्या है 4 और ब्रेथ क्या है 5 मीटर। आपने क्या करनी है पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर आपके पास आएगा 18 मीटर। द फैक्टर ऑफ 25 के फैक्टर बनाए कि 25 किस किस के ऊपर डिवाइड होता है। तो 1 5 और 25 के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपने सोल्यूशन निकालना है। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -90 -40 ऐड कर ले तो -130 आ जाएगा आपके पास आंसर। इफ सब ऑफ 10 120 मार्क्स, ये दोबारा वही आ चुका है 48%। यहाँ पे कहता है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट आ नंबर क्यू इंक्रीज बाय 4। एक नंबर लेना है जो कि क्यू होगा, इंक्रीज करना है यानी कि प्लस करना है क्या 4। ये 4 तो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। लीनियर आइडेंटिफिकेशन फाइंड करना है आपने लीनियर इक्वेशन। तो वो ऑप्शन नंबर
डी बन जाएगा। नेक्स्ट आपने नेगेटिव इंटीजर बताना है, नेगेटिव इंटीजर मुकम्मल इंटीजर तो ये -42 बन जाएगा। अगेन 7 और 8 का प्रोडक्ट आ गया तो वो 56 बन जाएगा। यहाँ पे इम्प्रॉपर सेट आपने बताना है तो इम्प्रॉपर सेट ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो बन रहा है। यहाँ पे अगेन आपने ऐड करना तो देखिए 2 को 3 में किया तो 5x आ गया प्लस 2y माइनस 5y तो -3y बन जाएगा। यहाँ पे ये आ गया -1 प्लस 3 तो +2 तो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगेन यहाँ पे आपके पास एक लेंथ है जिसका रेक्टेंगुलर क्या है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 सेंटीमीटर तो पैरामीटर आएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपने 105 के फैक्टर निकालने हैं, पहले वाला क्वेश्चन ही आ चुका हुआ है। यहाँ पे देखिए 78 है -69 है तो पीछे जवाब क्या आ जाएगा, रह जाएगा 9। आगे कहा जा रहा है देर आर 30 टीचर एंड 300 स्टूडेंट इन दिस क्लास, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट। देखिए कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, 30 टीचर है और स्टूडेंट कितने हैं 300। ये 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 था 3 और 3 था 10 तो 1 रेशो 10 आंसर आ जाएगा। अगेन वो ट्वाइस एक्स और थ्राइस वाई वाला आ चुका हुआ है। लीनियर इक्वेशन बताना जिसके अंदर एक वेरिएबल हो तो देखिए वेरिएबल इसमें भी एक है इसमें भी एक है, वेरिएबल की पावर भी एक होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है, ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे 1/x भी देखिए आ गया है तो ये वाला इसका आंसर हो गया। तो समझ आ गया आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, एक हो और वो पावर माइनस के अंदर ना हो। नेक्स्ट आपने पॉजिटिव इंटीजर बताना है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 3। प्रोडक्ट निकालना है, 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 140 आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट निकालने हैं 1 2 3 के तो अगेन आपने 1 2 3 1 2 2 3 ऐसे लिखना है तो आपके पास 7 आंसर आएगा। इसमें आपने बेटा ऐड करना है 3x प्लस एक्स तो 4x प्लस 2y माइनस 3y तो माइनस वाई आएगा, -11 -1 तो -12 ऑप्शन नंबर टी बन रहा है। यहाँ पे बेटा आपने पैरामीटर निकालना तो आपके पास 18 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव में कहा जा रहा है कि आपने 16 14 और 48 का एचसीएफ निकालना है बाय डुअल मेथड के साथ, यानी कि आधे निकालना है बजरिया तकसीम। तो देखिए आपने क्या किया 24 को पहले 16 के साथ किया, 24 अंदर रखा, 16 वन दा 16 माइनस के पीछे रह गया 8, ठीक है। फिर आपने 16 को अंदर रखा 8 टू द 16 तो जवाब आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, वो आ रहा है 8। अब आपने 48 को रखा और 8 के साथ डिवाइड करना है तो आपके पास एचसीएफ का आएगा 8 आएगा, यानी कि जो नंबर है ना हमारे पास 16 24 और 48 पहले इसको अंदर रखना है तो इस छोटे रकम के साथ डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा उसमें उसको फिर इसके साथ करना है। ये देखिए आंसर आपके सामने दिया हुआ है, पहले 24 को अंदर रखा है, 16 वन दा 16 8 आ गया। अब ये बड़ी रकम अंदर आ गई 8 टू द 16 आ जाएगा, जो जवाब आया उसको 48 के साथ किया तो 48 अंदर रखा, 8 6 48 तो आपके पास आधे अजम आ गया 8। नेक्स्ट है जी अरेंज करना है आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर के साथ, तरतीब सौदी के साथ। तो सबसे पहले आपने इसे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, देखिए -14 था, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी +14 और जो पहले ही +1 है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन हो जाएगी 1, यानी कि माइनस और एक में खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए माइनस खत्म करके ये जवाब आ गया। फिर आपने किया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले छोटी रकम फिर बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ऐसे तरतीब लगा देनी है। नेक्स्ट बेटा 1 2 और 3 रकमें दी गई, यह कहा जा रहा है आपने इसे हल करना है तो इसको छोड़े आप ये वाला रकम देखिए, ये भी सेम वही है। क्या किया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2x, देखिए -2x -3y और -3z, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन जो है वो चेंज हो गए। अब ये देखिए ये 3x है वो शुरू पे आ गया, -2x वो आ गया और फिर -x वो आ गया, +5y ये +5y -3y और +y आ गया, फिर +6z आ गया, ठीक है। और यहाँ पे -3z आ गया, यहाँ पे -2z आ गया, ये 3x और ये भी x -3x। अब -2x -x -3x हो गया, ये खत्म हो गए, टोटल 0 आ गया। ये देखिए 5y 1y 6y इसमें 3y निकाला, पीछे 3y रह गया और 3 और 2 5z हो गया, खत्म करेगा तो हमारे पास एक z आ जाएगा। नेक्स्ट है निदा और निम्रा ने एक साथ 100 किताबें खरीदी है। अगर निदा ने 20 किताबें खरीदी हो तो मालूम करे कि निम्रा में कितनी किताबें खरीदी। कहने के दो दोस्त हैं निदा और निम्रा, इन्होंने टोटल 100 किताबें खरीदी है। कहा अगर निदा ने 20 किताबें खरीदी हो तो मालूम करे निम्रा ने कितनी किताबें खरीदी। समझ तो आ रहा है कि 80 खरीदी, लेकिन उसे आपने बताना है। यहाँ पे हमने लिख लिया निम्रा ने जो किताबें खरीदी है वो x है और निदा ने जो खरीदी है वो 20 है।
तो निम्रा और निदा दोनों को जमा करे, ये देखिए निम्रा और निदा दोनों को जमा करे और टोटल किताबें रख दे। 20 को इस तरह भेजा, -20 हो गया, जवाब निकलेगा 80। तो निम्रा ने कितनी ली है? 80 किताबें। नेक्स्ट आपने 8, -5 और 7 के लिए खासियत लाजम बिलहाज ज़रब निकालनी है। खासियत लाजम बिलहाज ज़रब क्या है, ये फार्मूला याद रखें। ये होता है ए बी, ठीक है, साथ में सी इज इक्वल है ए और फिर बी सी। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। सिंपल वैल्यू पुट करें, देखिए ए बी सी, ए बी सी। लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया, वो -40 हो गया, मल्टीप्लाई करवाया -280 हो गया। यहाँ पे 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया, -35 हो गया, -35 को 8 से किया तो -280 हो गया। नेक्स्ट 2/5 और 3/7 में निस्बत मालूम करनी है और सादा तरीन शक्ल में लिखनी है। क्या किया, देखिए 2/5 निस्बत 3/7 आ गया। फिर आपने क्या किया है, नीचे एलसीएम लिया। एलसीएम आएगा हमारे पास 35। कैसे, देखिए 5 और 7, ऐसे देखिए 5 आंदा 5, 7 वैसे ही, तो 7 आंदा 7, ये हो जाएगा 35। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया इस तरफ भी, 35 को उस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाया है। तो ये 5 7 35, तो 2 × 7 आ गया। 3 5 दा मल्टीप्लाई करे तो 3 × 5 तो हमारे पास आएगा 14/15। नेक्स्ट आपके पास है x + y - 6x + 5x - 4। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। पहले अंदर हल किया, 6 + 5 ये क्या हो गया, 11x - 4 वैसे ही आ गया। माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस, और सिंप्लीफाई करे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बेटा आपने 25, 30 और 50 का इजाफा निकालना है बजरिए तकसीम बाय डिवीजन मेथड के साथ, ठीक है। लेकिन क्या निकालना है, अब आपने इजाफा निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहले आपने डिवीजन मेथड के साथ क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था। एलसीएम क्या होता है, तीनों रकमों को लिख ले, 25, 30, 50, और इसे बारी बारी ऐसे हल कर दे। जो जवाब आएगा वो आपका एलसीएम होगा। ये सिर्फ आपने याद रखना है। एचसीएफ के अंदर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और एलसीएम के अंदर आपने जुज़ाफ को ले लेना है। सिर्फ ये बेटा आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे आपने तरतीबें सोदी और तरतीबें नज़ोली दोनों निकालनी है। देखिए 5 है, -10 है, 7 है, -4 है और +3 है। तो देखिए -5 है वो ऐसे आ जाएगा, -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू +10 हो जाएगा, 7 वैसे ही आ जाएगा, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ जाएगी, और +3 पहले ही 3 है तो 3 आ जाएगा। तो तरतीब सौदी में क्या करना है, पहले छोटी रकम फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और तरतीब नज़ूली उल्टी हो जाएगी, पहले बड़ी रकम फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। नेक्स्ट हमारे पास रकम दी हुई है, ये देखिए ये रकम है टोटल। कहा जा रहा है y किसकी जगह पे पुट करें, 9, और x जगह पे 6। देखो y की जगह पे क्या आ गया, 9, x की जगह पे 6, x की जगह पे 6, y की जगह पे 9, ठीक है। 3 9 को मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, 5 को 6 से किया तो 30 आ गया, 3 को 6 से किया तो 18 आ गया, 9 - 9 0 आ जाएगा, और ये 26 वैसे ही आ गया, -5 वैसे ही आ गया। फिर आपने क्या करना है, अंदर वाले को हल करना है। पहले 18 - 26, यहाँ पे -8 आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, दोनों को ऐड करें 46 आ गया, सबको हल करें -24 आ जाएगा। ऐसे बिल्कुल बेटा आपने सिंपल इसे हल कर देना है। नेक्स्ट है, उस्मान और हैदर ने एक क्रिकेट मैच 57 रन बनाए। अगर उस्मान ने हैदर से 31 रन ज़्यादा बनाए हो तो हैदर के रन्स मालूम करें। आपने हैदर के रन्स की जगह पे एक्सपुट कर दिया। उस्मान के रन्स क्या थे, उसने कहा था उस्मान ने हैदर से 31 रन ज़्यादा बनाए। तो आपने हैदर के और उस्मान के दोनों रकमों को, दोनों नंबर को जमा कर देना है। फिर आपने हैदर के और उस्मान के तीनों नंबर एक तरफ रखने हैं, टोटल नंबर एक तरफ रखने हैं। ये आ जाएगा 2x + 31 निकल किस तरफ आकर -31, वो 26 आ जाएगा। 2 नीचे डिवाइड करें तो हमारे पास 13 आंसर आ जाता है। यहाँ पे अपने 12 - 14 20 के खास लाजम बिलहाज ज़रब निकालनी है। तो अगेन वही फार्मूला है, ए बी और साथ में सी, यहाँ पे ए ब्रैकेट के अंदर बी और सी। ये फार्मूला लगा के आप सिंपल आंसर निकाल दें। यहाँ पे 5/18 और 7/9 की निस्बत मालूम करें और मुख्तसर शक्ल के अंदर लिखना है आपने। तो पहले आपने नीचे रकमों का एलसीएम लेना है, जो आएगा उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दे, आपका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट आपने सिंपल हल करना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करें, फिर लार्ज ब्रैकेट को, उसके बाद आपने बड़ी ब्रैकेट को ऐसे हल करना है। यानी कि पहले आपने इस ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपने लार्ज ब्रैकेट को हल करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दोबारा एलसीएम वाला सवाल आया हुआ है, वो आप देख चुके हुए हैं। तरतीब नुज़ूली आपने बतानी है। सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले, उसके बाद तरतीब नुज़ूली बता लेते। तरतीब नुज़ूली आप देख चुके हुए हैं, पहले बड़ी रकम फिर छोटी फिर छोटी।
और यहाँ पे आपने पहले स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करना है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट को, फिर आपने लार्ज ब्रैकेट को। सिंपल आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले आपने इनको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पे +4 है ना, इक्वल को उस तरफ भेज दे, 3x को इक्वल इक्वल के इस तरफ भेज के हल कर सकते हैं। या दोनों तरफ पहले एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। जिस मर्जी मेथड के साथ आप हल कर ले, सवाल अलबत्ता ये है वो आप एक दफ़ा देख लें कि किस मेथड के साथ आपने इसको हल करना है। उसके बाद ख़ास तराज़ुम बिलहाज़ ज़रब दोबारा वही आ चुका हुआ है, ए, बी और सी वाला। और उसके बाद सादा शक्ल के अंदर लिखना है, ये भी सवाल रिपीट हो चुका हुआ है। और यहाँ पे अपने कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो बेटा ये है मैथ का वो गेस पेपर जो आप लोगों ने तैयार करना है। अगर आप ये गेस पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर 110% कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7 वाले बेटा जी तैयार हो जाए। इंग्लिश का जो मिड टर्म का गेस्ट पेपर है बेटा वो भी आ चुका हुआ है। इंग्लिश के मिड टर्म के अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तमाम हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा जी इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपको यहाँ पे तमाम गेस्ट पेपर मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्लैबली डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का आपने स्लैबली बताना है, तो ऑप्शन नंबर वो बी बन जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, आपने इसमें से करेक्ट आपने आर्टिकल निकालना है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ्स। होमोग्राफ का करेक्ट पेयर बताना है, फॉल फॉल। आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस विद एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसके अंदर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। द हाउस हैज अ बिग लॉन। चूज एन इम्प्रैक्टिव सेंटेंस, क्लीन द रूम। ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है सुफिक्स फॉर द वर्ड स्मूथ। स्मूथ का आपने सुफिक्स वर्ड बताना है, तो वो ले है। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इन कलर बोल्ड आवर फ्लैग डज फ्लाई, अ सिंबल ट्रू हेल्ड वे अप हाई, द ग्रीन इट स्पीक ऑफ ब्रेवरी माइट of those who fought in darkness night. Their sacrifice a noble deed to protect our national noble creed. The white a symbol of purity, of unity and liberty. In time of peace, it softly gleams, a beacon for our hopeful dreams. Our flag a symbol of our land, a bond that we must understand. ये पैराग्राफ दिया गया है। नेक्स्ट उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। What does the green color represent in the poem? इस पोइम के अंदर ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रेवरी। What is the tone of the poem? इस पोइम का जो टोन है वो क्या है, मकसद क्या है? प्राउड। What is the significance of the flag mentioned in the poem? It stands for a noble creed. What is the central idea? Idea क्या है? The role of the flag as a symbol of national pride and identify या फिर identity. आइडेंटिटी करेक्ट स्लैबली आपने बताना है एलिगेटर की, तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। नेक्स्ट आपने आर्टिकल निकालना है इसमें से, तो वो बनेगा दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। चूज द इम्पैक्टिव सेंटेंस बताए, तो वो है हुर्रा वी डिड इट। उसके बाद चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोग्राफ। होमोग्राफ निकालना आपने स्फीयर स्फीयर। फिर आपने कंट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव निकालना है, द हाउस इज अ बिग टोन। उसके बाद आपने सुफिशिएंट सुफिक्स वर्ड बताना है, आपने स्मूथ का वो लाई हो जाएगा। और अगेन वही काम आया हुआ है, सेंटेंस दिया होगा और आपने उसमें से चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पे भी जो सेंटेंस है ना वो पाकिस्तान का ही पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर वर्डिंग चेंज कर दी गई है, तो लिहाजा आपने एक दफ़ा इसे लाजमी रीड कर लेना है। नेक्स्ट जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्लैबली डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का आपने स्लैबली निकालना, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। उसके बाद आपने आर्टिकल पकड़ना है, तो है दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। और उसके बाद है चूज द करेक्ट पैरा। होमोग्राफ निकालना, तो वो स्वीयर स्वीयर ही आ गया। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताना है, तो वो ऑप्शन नंबर ए शी गॉट हर ड्रीम जॉब फाइनली। और उसके बाद है जी इम्पैक्टिव सेंटेंस, तो डू नॉट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड। सुफिक्स बताना अपने होप का, वो है लेस। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी एक पैराग्राफ आ चुका हुआ है, ठीक है। इसमें से सवालात के जवाब आपने बताने हैं, ठीक है। पहला सवाल मैं पढ़ने लगा हूँ। पहला सवाल में मिलेगा यहाँ पे, वाई डिड द फोक्स इनवाइट द स्टॉक ओ डिनर। ये ऊपर हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने इसे अच्छे तरीके के साथ रीड करना है, फिर सवालात के जवाब देने हैं। तो पहले सवाल का जवाब मिलेगा, फॉक्स वांटेड टू टीज हिज फ्रेंड एंड मेक फन ऑफ द बिग। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज द स्टॉक हैप्पी। The stork was extremely happy to be invited to dinner by her friend. How did the fox show hospitality to the stork? Fox welcomed and served her soup. Why was fox behavior unfair and how did the stork teach
द फॉक्स अ गुड लेसन। Fox served soup in shallow bowls so the stork would not the able to drink it. The stork later invited to the fox to the dinner. She served him soup as well as but in two narrow vases. The fox could not drink the soup by the same way he made the stork suffer. This experience made him learn a good lesson for treating the stork poorly. What is the message of this story? A selfish act backfires sooner or later. एक पैराग्राफ बेटा आपने ये याद करना है। दूसरा पैराग्राफ आपके सामने ये आ चुका हुआ है अर्थ का। इसका पहला सवाल होगा, सवाल नंबर 1 है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना है। ग्लोबल वार्मिंग इज द अर्थ बिकमिंग हॉटर ओवर टाइम। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट केस द अर्थ टू गेट वार्म। The earth get warmer because extra gases in the air trap heat like a thick blanket. तीसरा क्वेश्चन है what are the two things that can happen when the earth get warmer? जवाब है जी when the earth get warmer, ice melt at the poles and sea level rise causing flood. चौथा क्वेश्चन है what is main environment change describe the paragraph? The main environmental change described is global warming and its effect on ice, sea level and weather. पांचवा क्वेश्चन है global warming is causes extra gases in the air explain to human activities adding to this problem. Cause burning fuel release harmful gases and factories using coal or oil add more polluted gases to the air. तो बेटा ये दो पैराग्राफ आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपको ये एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपने इसमें से गलतियां ठीक करनी है। तो वही पैराग्राफ ऊपर देखें तो यहाँ पे मोन्टेनियस एक ये गलती है, एक है रिंगिंग, उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज फॉर सॉफ्ट, आज़ाद कश्मीर, लार्ज नंबर ऑफर्स। ये जिनको हाईलाइट किया गया ना, ये चीज़ें आपने ऊपर से ठीक करनी है। उसके बाद ये एक दूसरा पैराग्राफ होगा, इसमें से आपने गलतियाँ ठीक करनी है। तो पहला है जी वन कैन क्वेश्चन द वैल्यू। उसके बाद वंस, इफ, द मोस्ट कॉमन थिंकिंग वी विल फाइंड, देयर, यहाँ पे एन, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद एनी, उसके बाद इंडिविजुअल्स और उसके बाद डिसिप्लिन। फिर एक पैराग्राफ ये आ सकता है, इसमें गलतियाँ ठीक करनी है। यहाँ पे बट देखिए बी छोटा था, उसके बाद वाटर, उसके बाद इंक्लूडिंग, फिर है नीड्स, यहाँ पे क्रिएचर्स, एग्जिट, हेल्प्स, बॉडी टेम्परेचर और साथ में टू। तो बेटा ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। आपका जो पेपर होगा ना वो इंशाल्लाह इसी में से बनकर आएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 7 उर्दू के लिए बेटा जी तैयार हो जाए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का जो मिड टर्म एग्जाम होने जा रहा है उसका गेस्ट पेपर भी आ चुका हुआ है। अगर आप लोग ये कंप्लीट गेस्ट पेपर तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा बेटा कोई चीज़ आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है, इसमें अलम कुनियत के इस्तेमाल वाला जुमला है इब्ने बतूता एक अजीम सियाह थे। इस्तारा के इस्तेमाल वाला जुमला है मेरा शेर यहाँ आने वाला है। हरूफ तासुफ के इस्तेमाल वाला जुमला है अफसोस वो इम्तहान में फ़ेल हो गया। इसमें ज़मीर की तज़कीर तासनीस के हवाले से दुरुस्त जुमला है मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। लफ्ज़ जोहर की जमा जवाहर है। जवाहर की दुरुस्त जमा है जवाहरात, यानी कि जोहर की जमा जवाहर है और जवाहर की जमा क्या है जवाहरात। मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है मेले में अली के कपड़े मैले हो गए। इसमें अलम कुरियत के इस्तेमाल वाला जुमला है इब्ने बतूता एक अजीम सियाह थे। मेरा चांद सो रहा है, इस जुमले में इस्तेमाल हो रहा है इस्तारा। हरूफ नदाया के इस्तेमाल की मिसाल है ए अल्लाह हम पर रहम फरमा। इसमें ज़मीर की तज़कीर तानीस के हवाले से दुरुस्त जुमला है मेरी तबीयत ख़राब हो गई। लफ्ज़ हादसा की दुरुस्त जमा उल जमा है, यानी कि तीसरी जमा क्या है हादसात। मुतशाबा अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला है कमर की कमर में बहुत दर्द है। इसमें अलम की कसम लक़ब के इस्तेमाल वाला जुमला है शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल एक फ़लसफ़ी थे। इस्तारा के इस्तेमाल वाला जुमला है मेरा शेर यहाँ आने वाला है। रूफ़न दये के इस्तेमाल वाला जुमला है आरे ज़रा मेरी बातों सुनते जाओ। अस्मा और ज़मायर की तज़कीर तानीस के मुताबिक दुरुस्त जुमला है इसका मजाज ठीक नहीं। लफ्ज़ इल्म की दुरुस्त जमा है अलूम। मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है गाड़ी चलाते हुए चौक पे मुझसे
चूक हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एक इबारत दी हुई है, फलूते पसंदी शाहीन की अहम सिफ्त है। शाहीन खलवत पसंद परिंदा है। ये बेटा पैराग्राफ है, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ पढ़ लेना है। इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तन्हाई को पसंद करने वाला परिंदा क्या है? शाहीन। अल्लामा इकबाल नौजवान के लिए खिलवत पसंद इसलिए जाते हैं कि ताकि वो अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। मुशक्कत से जी चुराने वाले और कम परवाज परिंदे की फहरिस्त है चकोर जाग। इस इबारत का मौजू अनवान है इकबाल की नज़र में शाहीन और नौजवान। नेक्स्ट है, माशरे में रहने वाले तमाम अफराद का अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। माशरे में सबको रास्तबाजी से काम लेना चाहिए। ये पैराग्राफ होगा, इसमें से आपके सवाल पूछे जाएंगे। पैराग्राफ के मुताबिक हमेशा काम लेना चाहिए सच्चाई से। दी गई इबारत का मौजू अनवान है आदाब माशरत। ड्राइविंग करते वक्त आपका फ़र्ज़ है कि ख्याल रखें पैदल चलने वालों का। मतनातत दो कार से मुराद है संजीदगी और इज़्ज़त। नेक्स्ट बेटा, आपने दोस्त के नाम खत तैयार कर लेना है जिसमें उसे बुजुर्गों के एहतराम की तलकीन करें। उसके बाद भाई के नाम खत लिखिए जिसमें उसे अपनी इम्तहानी कारकर्दगी से मुतल्लक बताए। और फिर अपने दोस्त के नाम बड़े भाई की शादी में मदऊ करने के लिए खत तहरीर करें। ये तीन बेटा खत तैयार करें। इंशाल्लाह इन तीन में से कोई एक खत आपको पेपर में आ जाएगा। उसके बाद एक पैराग्राफ है, ट्रैफिक के कवानीन और हमारी हिफाजत और सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इन पर पूरी तरह अमल करे। सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, रफ्तार की हदूद, लैन के असूल का ख्याल रखना ज़रूरी है। गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट बांधनी चाहिए और मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि हादसा का बड़ा सबब भी बनता है। पैदल चलने वालों को चाहिए कि सड़क एहतियात से पार करें और सिर्फ मुकर्ररा जगहों का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न सिर्फ हमारी अपनी हिफाजत करती है बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों को भी महफूज बनाती है। अगर हम सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो सड़कें ज़्यादा महफूज, सफ़र आसान और हादसा कम हो जाएंगे। ये बेटा आपको एक पैरा दिया जाएगा, इसको आपने अच्छे से रीड करना है और फिर इसका आपने खुलासा लिखना है, यानी कि इसको आपने कुछ अल्फाज कम करके ना 1.5 से 2 लाइनों के अंदर मुकम्मल करना है। तो ये देखिए मुकम्मल किया गया है। ट्रैफिक कवानीन हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इन पर अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट और मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है, जबकि मोबाइल फ़ोन से परहेज़ करना चाहिए। अगर हम सब ट्रैफिक कवानीन की असूलों की पाबंदी करें तो हादसा कम होंगे और सफ़र ज़्यादा महफूज हो जाएगा। एक पैराग्राफ है, बदअनवानी के खात्मे का आगाज़ हम अपने घर से कर सकते हैं। ये मुकम्मल देखिए सारे 4 लाइनों का ये पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ना है और इसका खुलासा लिखना। खुलासा आएगा, बदअनवानी के खात्मे का आगाज़ हमें अपने घर से करना चाहिए। हर फर्द को चाहिए कि वो रिज़्क़ हलाल पर खुसूसी तवज्जो दे। कारोबार में इखलाक, नरम दिली और हुस्न सलूक का ख्याल रखे। इफ़ाए अहद, दयानतदारी, दीनी असूलों और कवानीन का हर हाल में ख्याल रखे। कानून सब के लिए एक ही होना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अल्लाह पाकिस्तान को हर बुराई से बचाए, आमीन। ये बेटा 2 पैराग्राफ आपको जो बताया ना, ये आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह पेपर इसी में से बनकर आएगा। ये 3 लेटर आप तैयार कर लें और ये जो आपको एमसीक्यूज बताए गए हैं इंशाल्लाह पेपर इसी में से बनकर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।